हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। आज एक नए सेगमेंट पर हम लोग बात करेंगे, एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा। यानी ब्रह्मांड पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, कैसे बना और इसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, अगर हम यूनिवर्स का बात करें तो इस पे कौन लोग क्या क्या इस पे अपना अवधारणाएं के रूप में दी है, इसके बारे में हम सभी लोग डिटेल से इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और इससे पिछले वाले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। इससे पार्ट 1 वाला पार्ट 1 को, ये पार्ट 2 होगा इस वीडियो का। तो आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक तरह से ऑल ओवर बोल सकते हैं तो आपके ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले भी ब्रह्मांड के बारे में जाने होंगे, लेकिन आज भी हम लोग जान लेते हैं, अच्छे से जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो एक्चुअली में आज का सेगमेंट ब्रह्मांड का उत्पत्ति के ही सेगमेंट पे है। तो ब्रह्मांड कहीं ना कहीं आज का टॉपिक है। ठीक है। तो इसके उत्पत्ति को जानने से पहले कौन क्या कहा, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला कि अगर हम ब्रह्मांड का बात करें, ब्रह्मांड है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो ब्रह्मांड एक बोल सकते हो कि एक ऐसा है जहां आप कहीं पे उजाला भी दिखता है, एक कहीं पे एकदम से पूरा अंधेरा ही दिखता है। तो इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड कुछ अजीब तरीका का है। और जैसे अभी का अवधारणा अगर बोल सकते हो कि अभी भी बोला जाता है, ये साबित किया गया है कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। ठीक है ना। और ये इसका लिमिट है क्या, क्या ये सीमित है ब्रह्मांड की कितना दूर में है? तो ये कोई सीमित नहीं है, इसका अनंत है। यानी अभी तक जो डिफाइंड हुआ है क्या है, अनंत तक है। ये सीमित अभी तक कोई नहीं बता पाया कि ये सीमित है। ठीक है। जैसे पृथ्वी एक सीमित गोला बोल सकते हो, उसी प्रकार से ब्रह्मांड एक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ब्रह्मांड का अगर बात कर रहे हैं तो इसमें ब्रह्मांड में है क्या, तो हम सभी लोग ब्रह्मांड में आते हैं। एक्चुअली में अगर छोटा से छोटा कण बोलेंगे, ब्रह्मांड बना कैसे, तो छोटा से छोटा कण मिलके और एक बड़ा से बड़ा, जैसे आकाश गंगा बोलेंगे तो ये पूरा आकाश गंगा और छोटा कण यानी जैसे इलेक्ट्रॉन यानी अणु बोल सकते हैं, एक तरह से अणु रखो, अणु और एक बड़ा से बड़ा आकाश गंगा से मिल के कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखा हुआ है, जैसे कि पृथ्वी। तो पृथ्वी पे जो हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी का बात कर रहे हैं, वो पृथ्वी कहीं ना कहीं सौर मंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। और जो आकाश गंगा है कहीं ना कहीं सौर मंडल आकाश गंगा का हिस्सा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और बहुत लाखों आकाश गंगा यानी लाखों आकाश गंगा का समूह मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करता है। नहीं, ये तो आप सबको पता है। तो ऑलरेडी अगर बोल सकते हैं कि पृथ्वी, सौर मंडल, आकाश गंगा, ये सभी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये सीमित नहीं है, ये इन्फिनाइट है। ध्यान रखना है, इन्फिनिट अनंत तक हो सकता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखो इस ब्रह्मांड के बारे में कहीं ना कहीं कई लोग अवधारणाएं दी हैं जो वैज्ञानिक के रूप में है। तो हम इस अवधारणाओं को जानते हैं। सबसे पहले जो अवधारणा दी है इसके बारे में जो उन्होंने कहा वो है टॉलमी। क्या है? टॉलमी एक वैज्ञानिक है और ये पहला बार ब्रह्मांड के बारे में इन्होंने बोला। इनका अवधारणा है जियोसेंट्रिक। क्या है? जियोसेंट्रिक का अवधारणा दिया। अब जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? तो जियोसेंट्रिक का अवधारणा में आता है कि इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है अब यहाँ पर मैंने एक फिगर से आपको समझाते हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सीमित कर दिया है, ब्रह्मांड को सीमित कर दिया। एक्चुअली में सीमित नहीं है, ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि ये बड़ा गोला जो है दिख रहा है ना, ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत अर्थ और सूर्य और अन्य ग्रह भी आता है। तो इन्होंने यानी टॉलमी ने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है,
ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है और अर्थ के चारों साइड सूर्य एवं अन्य ग्रह चक्र लगाते हैं, ठीक है ना, यानी परिक्रमा करते हैं, इन्होंने बताया। ठीक है, तो इनका इसीलिए इनकी अवधारणा को क्या कहा जाता है, जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद टॉलमी के बाद कॉपरनिक्स एक वैज्ञानिक है जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने जियोसेंट्रिक की अवधारणा दिया, उसमें कहीं ना कहीं इनको कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए इनकी अवधारणाओं को खंडन करते हुए कॉपरनिक्स ने कहा कि ब्रह्मांड है, ठीक है ना, ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांड के सेंटर में यानी यूनिवर्स के सेंटर में सन है और सन के चारों ओर बोल सकते हो कि ग्रह और पृथ्वी क्या करता है, चक्र लगाता है यानी परिक्रमा करता है। और अंततः कहीं ना कहीं इनका बात सही लगा, कुछ बातें सही लगा, लेकिन अधिकतम ना बोल सकते हो कि 90% प्लस अवधारणाएं सही थी जो अभी तक चल रही है, जो बोल सकते हो जो रूल नियम है कहीं ना कहीं इन्हीं के अनुसार, इन्हीं का थ्योरी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसलिए इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए ध्यान समझना, ये तो साबित कर गया। अब यहाँ पर 16वीं शताब्दी के आसपास बोल सकते हो केपलर का नाम सुने होंगे, फिजिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। केपलर अपना नियम भी दिए हैं, 3 नियम, ठीक है। तो केपलर्स ने उसी समय एक बार बोल सकते हो उसी समय कि ग्रहीय गतियों का नियम कहीं ना कहीं खोज किया। जो ग्रह है यानी अलग अलग पृथ्वी शुक्र अलग अलग जो ग्रह है कहीं ना कहीं इसके नियमों का यानी जो गति है, मोशन कर रहा है, उसके बारे में इन्होंने खोज किया। कब किया? 16वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने खोज किया और इस गति का नियम 3 नियम दिया उन्होंने, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान रखना है कि गति का जो खोज किया, कहीं ना कहीं ग्रह की गति का खोज किया वो केपलर साहब ने किया। और ये किस रूप में गति करता है? तो दीर्घवृत्ताकार में, इस तरह का दीर्घवृत्ताकार ये ऐसे करता है। और इन्होंने बताया कि ये जो ग्रह है, ये ग्रह जो गति करता है, ये ग्रह मान लीजिए पृथ्वी है और इसके सेंटर में कहीं ना कहीं सूर्य रहता है। क्या होता है? इसके सेंटर में सूर्य रहता है, लेकिन सेंटर में खास करके 2 फोकस है, इस 2 फोकस के किसी एक फोकस पर सन होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। एक्चुअली एक तरह से बोल सकते हैं कि गणितीय कक्षा के केंद्र में कौन रहता है? सूर्य। कौन बताया? केपलर साहब ने कहीं ना कहीं बताया ये बात। आप देखिए इसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद कहीं ना कहीं 1805 ईस्वी में हर्शेल नामक वैज्ञानिक जो है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह का आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। यानी हर्शेल साहब ने क्या कहा कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एकमात्र है। स्वाभाविक सी बात है, एक आकाश गंगा का मात्र भले क्या है? पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम कहीं ना कहीं एक आकाश गंगा का मात्र एक अंश है, छोटी सी अंश है। यानी हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बोले कि ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें एक आकाश गंगा में ये एक छोटी सी एक अंश के बारे में बोला जा रहा है, एक छोटी सी चीज है जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर एक जो वैज्ञानिक है एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में इन्होंने प्रमाण दिया, इन्होंने सिद्ध करके बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। यानी वर्तमान में भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का विस्तार होते ही जा रहा है। अब कितना हो रहा है ये अभी तक नहीं पता था, लेकिन विस्तार कहीं ना कहीं हो रहा है। तो कैसे विस्तार? तो इन्होंने कहा, किस आधार पे इन्होंने प्रूव किया? तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी भी आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। इस आधार पे उन्होंने सिद्ध करके बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। तो ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं अलग अलग थी जो ब्रह्मांड के रूप में ब्रह्मांड का अलग अलग अवधारणाएं इन्होंने दिया। अब हम लोग इस पे आगे चलेंगे, क्या चलेंगे कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ और उत्पत्ति किस कारण हुआ। अभी हमने इससे पहले जाना कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ लोगों ने अवधारणाएं दिए, उनके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानते हैं कि इसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी, इस बिग बैंग थ्योरी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें निभाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? यहाँ पर
बिग बैंग सिद्धांत का मतलब ये है, और अभी का अगर वर्तमान में अगर मान ले तो ये सबसे अधिक मान्यता इसी सिद्धांत को माना जा रहा है अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा जाए तो। अब देखिए इसका प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने, सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने कहीं ना कहीं इस बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। और लास्ट में क्या किया, उसके बाद जॉर्ज लेमेत्रे के बाद उन्होंने रॉबर्ट वैगनर साहब ने, इनका बहुत योगदान है, आगे भी हम लोग जानेंगे क्या है। तो रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके दिया लास्ट में, मतलब जॉर्ज लेमेत्रे के बाद 1967 में इनको प्रतिपादित कर दिया बिग बैंग थ्योरी को। अब ये बिग बैंग थ्योरी है क्या एक्चुअली में, ये समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। यानी कहने का मतलब सूक्ष्म पिंड यानी बहुत छोटा, यानी एक छोटा पिंड था। और इसमें बोल सकते हो, यहाँ तो कहा जा रहा है छोटा पिंड, लेकिन आप बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत टेम्परेचर था, यानी घनत्व तो बहुत था, टेम्परेचर बहुत था। और एक तरह से बोल सकते हो कि आप छोटा था, लेकिन यहाँ पर इसका जो आयतन था ना वो बहुत कम था। इसमें आयतन बहुत कम था, लेकिन इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और इस टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसमें अंदर विस्फोट होता है। क्या होता है? महाविस्फोट होता है। और इस महाविस्फोट से कहीं ना कहीं बोल सकते हो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब ये आखिर इसमें रहता क्या है जो ब्रह्मांड इतने बड़े क्षेत्र में बोल सकते हो कि उत्पत्ति हो जाता है। और बोल सकते हो कि अन्य जब ये विस्फोट हुआ तो बहुत मात्रा में अंतरिक्ष में क्या हो गया, बिखर गया। यानी जो भी पार्ट था उसमें टूट कर क्या हो गया, बिखर गया। यानी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ भी कि इसमें महाविस्फोट होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। इस विस्फोट से क्या होता है, अनेक पिंड अंतरिक्ष में क्या होता है, बिखर जाता है। यानी बिखर जाता है, देखने को मिलता है। उसके बाद आज भी जितना भी विस्फोट हुआ में है, क्या है, गतिशील में। जैसे पृथ्वी ही को मान लो, पृथ्वी भी क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो बोल सकते हो कहीं ना कहीं इसका ही मानना है इस विस्फोट के कारण। एक्चुअली महाविस्फोट को आप बिग बैंग बोल सकते हो, महाविस्फोट को क्या बोल सकते हो, बिग बैंग। ठीक है। अब ये इस गतिशील है, समय स्थान एवं वस्तु का उत्पत्ति कहीं ना कहीं इसी से हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसके कुछ समय बाद, यानी जो विस्फोट हुआ इसके कुछ समय के बाद बोल सकते हो कि तारा एवं आकाश गंगा का निर्माण होने शुरू हो गया। यानी एक तरह से बोल सकते हो जो अलग अलग आपको तारा दिखाई देता है, आकाश गंगा दिखाता है। आकाश गंगा क्या है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आकाश गंगा का निर्माण शुरू हो गया। अब ये तारा एवं आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ, तो जैसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन से जब हीलियम में परिवर्तित हुआ, यानी संकुचित होकर, एक तरह से बोल सकते हो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होते गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि तारों का, एक तरह से बोल सकते हो कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के बाद जो बादल का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और उस बादल के निर्माण से शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में बोल सकते हो कि तारे एवं आकाश गंगा के निर्माण होना शुरू हो गया था। इस बात को हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समझिए कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। जिस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं उस सौर मंडल का विकास बोल सकते हो कि कब हुआ, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व। अब ये इसी सौर मंडल में बोल सकते हो कि अन्य ग्रह भी है जो, और पृथ्वी भी है, और अन्य उपग्रह भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो किसी सौर मंडल में उपस्थित है। उसी में निर्माण हुआ, एक तरह से बोल सकते हो उसी सौर मंडल में निर्माण हुआ विकास की प्रक्रिया में। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि अब आकाश गंगा एवं निहारिका, यानी जिसे हम गैलेक्सी एवं नेबुला भी कहा जाता है। अब ये आकाश गंगा होता क्या है, निहारिका क्या है, ये एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक आकाश गंगा के बड़े आकार में मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो क्षेत्र खाली स्थान दिख रहा है ना, ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। क्या है, मैंने यहाँ पर घेर कर इसको सीमित कर दिए हैं, लेकिन सीमित नहीं है, ध्यान रखना। तो ये ब्रह्मांड है और एक आकाश गंगा है, बाकी छोटी, ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, यानी ये छोटी है अलग अलग। तो एक के अलावा भी लाखों आकाश गंगा आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब ये आकाश गंगा बना क्या चीज से है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का संकुचन बताया, यहाँ पर उसका देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि निहारिका और आकाश गंगा में अंतर है। क्या अंतर है तो समझिएगा, यहाँ पर बोला कि हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस का संचयन होता है। हाइड्रोजन गैस का संचयन होता है और ये एक तरह से बादल के रूप में बनता है। हाइड्रोजन गैस का एक मतलब हाइड्रोजन गैस से मिलके एक बादल का निर्माण होता है और उस बादल के निर्माण को ही कहीं ना कहीं निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका कहते हैं। जो प्रारंभिक अवस्था है आकाश, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि निहारिका का बनने का जो प्रारंभिक अवस्था है वो गैस का बादल बनता है, हाइड्रोजन का गैस का बादल बनता है और निहारिका का निर्माण होता है। और देखियो निहारिका के पास इतना बादल बन जाता है कि बोल सकते हो कि निहारिका के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये अलग अलग निहारिका को झुंड बनाता है। अलग अलग हाइड्रोजन गैस के संचयन को क्या कहता है? झुंड बनाता है और उस झुंड को अपने गुरुत्वाकर्षण से क्या कहता है? अपने अधीन ले आता है। और जब अपना अधीन ले आएगा तो अलग अलग गैसीय पिंड का क्या हो जाता है? एक झुंड में बंध जाता है। और इस झुंड में देखो ये जो है ना, ये शुरुआती वाला प्रारंभ वाला था जिसको हम निहारिका बोलते हैं। अब ये निहारिका में धीरे धीरे क्या हुआ? अलग अलग गैसीय पिंड आया। अब ये अलग अलग गैसीय पिंड जैसे ही जुड़ गया तो हम उसे क्या कहें? तारा। यानी गैसीय पिंड का झुंड या निहारिका का झुंड को ही मैंने तारा कहा। यहाँ पर समझ में आ रहा? अब देखो तारा, धूलकण एवं गैस के तंत्र यानी सभी जितना भी होगा उसके अंदर, तो उस सभी क्या चीज में आ जाएगा? आकाशगंगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीज दिख रहा है? एक तो गैस, हाइड्रोजन गैस का संलयन हुआ है और अलग अलग गैस का यहाँ पर क्या है? संलयन है एक तरह से तंत्र में। ये निहारिका का गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है और इसमें बहुत सारे धूलकण कहीं ना कहीं इसके अंदर चक्कर लगाने लगता है और इस चक्कर के कारण बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा पिंड के रूप में बन जाता है और इसी पिंड को हम नाम दिए क्या? आकाशगंगा। ये बात समझ में आ गया? तो इस आकाशगंगा एक बहुत बड़ा है। एक आकाशगंगा इतना बड़ा है तो सोचो कि लाखों आकाशगंगा है तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला, लिखा हुआ विभिन्न प्रकार के विकिरण किरणें भी निकलते रहते हैं। यानी यहाँ पर इस आकाश गंगा से बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार के विभिन्न विकिरण किरण निकलते हैं जो हम लोग देखने को यहाँ मिलता है। जैसे आप लोग कौन कौन सा विकिरण किरण निकल सकते हैं? तो सूर्य से जितना भी किरण निकलते हैं, विकिरण किरण निकलते हैं, 6-7 किरण निकलते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इससे भी निकलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है आप लोग को। आप देखिए यहाँ पर स्वाभाविक बात निकलेगा क्योंकि हमारा भी जो आकाश गंगा, जिस आकाश गंगा में रहते हैं कहीं ना कहीं उसी में सौर मंडल है, उस सौर मंडल में निकलता है। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है मंदाकिनी। क्या लिखा हुआ है? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी क्या है? ये भी आकाशी गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। यानी जिस हम सौर मंडल में रहते हैं, वो सौर मंडल कहीं ना कहीं आकाश गंगा का भाग है और जिस सौर मंडल का आकाश गंगा का भाग है कहीं ना कहीं वो आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। तो बोल सकते हो कि हमारे आकाश गंगा, जो हम लोगों का आकाश गंगा है, वो है मंदाकिनी। तो कौन से आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं? तो मंदाकिनी में। इसी मंदाकिनी में क्या है? सौर मंडल भी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो लाखों में एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये मंदाकिनी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, खास करके हमारे आकाशगंगा में। तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि आकाशगंगा हमें देखने को मिल रहा है। ये 3 भुजाएं हैं, ठीक है, और जो कि कहीं ना कहीं घूर्णनशील है। ये गति कर रहा है इस रूप में, और गति कर रहा है इसलिए तो पृथ्वी भी आपको गति करते हुए मतलब समझ में आ रहा है। अब देखिए एक केंद्र है, यानी इसके बीच में एक केंद्र है। क्या है? इसके बीच में एक केंद्र है जिसे बल्ज भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बल्ज। अब देखिए 3 यहाँ पर अलग अलग भुजा है, तो तीनों में अलग अलग यहाँ पर चीजें हमको देखने को मिल रही है। एक है ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि एक जो भुजा है, एक भुजा में ब्लैक होल है। क्या है? एक भुजा ब्लैक होल से भरा हुआ है और ये ब्लैक होल के पास, ब्लैक होल का अपना गुरुत्वाकर्षण है और इस गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके इस ब्लैक होल में तारों का क्या होता है? संकेंद्रण होता है। बहुत से तारे आ जाते हैं क्योंकि इसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो उसको तारे को क्या करता है? खींच लेता है। उसके बाद बोल सकते हो कि जो तीसरी या दूसरी बोल सकते हो, दूसरे प्रकार का जो भुजा इसको दिख रहा है, ये दूसरे प्रकार में नए तारों का जन्म होता है। क्या होता है?
नए तारों का जन्म होता है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, इसकी तीसरी भुजा हो गया, जबकि हमारा सौर मंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। यानी बोल सकते हो कि सौर मंडल जो है हमारा, ये मंदाकिनी है, ये कहाँ है, तो मध्य भुजा में, एक तरह से इसमें बोल सकते हो कि हमारा सौर मंडल देखने को मिल रहा है, स्थित है। समझ में आया? मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं वो सौर मंडल इसी आकाशगंगा में हमें देखने को मिलता है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि इसके एक भाग मिल्की वे, क्या कहा जा रहा है, इसके एक भाग मिल्की वे है, यानी स्वर्ग की गंगा। तो दो भाग में मैंने एक में बताया कि ब्लैक होल, और एक में जो है सौर मंडल है, जो हमारा है उसमें हम लोग रहते हैं। और एक तीसरी जो है, वो तीसरी में क्या है, एक मिल्की वे है। मिल्की वे कहने का मतलब पृथ्वी के ही समान एक दूसरे तरह का देखने वाला या दिखने वाला ग्रह बोल सकते हो, लेकिन वो ग्रह नहीं है, ध्यान रखना। एक तीसरे प्रकार का दिखने वाला ब्लैक होल के ही तरह वो एक मिल्की वे है। उसका नाम क्या है, मिल्की वे है। एकदम सफेद की तरह दिखाई देता है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर पिक्चर दे देंगे मिल्की वे का, आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर उसी को हम बोलते हैं स्वर्ग की गंगा। तो मंदाकिनी की जो स्वर्ग की गंगा है उसको क्या कहा जाता है, मिल्की वे। ये ध्यान में रखना है। अब देखिए मंदाकिनी के पास, यानी जो हमारे पास मंदाकिनी आकाश गंगा सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है, तो एंड्रोमीडा मंदाकिनी के सबसे पास में बोल सकते हो है। मंदाकिनी को सबसे पहले अगर देखा है तो कौन वैज्ञानिक देखा, गैलीलियो साहब ने सबसे पहले देखने का काम किया है। ठीक है। तो तारे का जन्म एवं विकास का भाग जो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।